बात करते हैं हम ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन मेथड। देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में आता है और फिर द्रव अवस्था में पुनः अगर उसको ऊष्मा दी जाए तो वो फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी मौजूद हैं जिन्हें अगर गर्म किया जाए तो वो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है और पदार्थों का यह गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वही बात मैंने इसमें लिख दिया है भाई, आप इसको पढ़ लेना। अब देखिए इस विधि का प्रयोग हम कब करेंगे? जब जो मिक्सचर हमारे पास है या मिश्रण हमारे पास है उसमें से अशुद्धि के रूप में या मुख्य पदार्थ के रूप में उन दोनों में से कोई एक पदार्थ ऊर्ध्वपातज गुणों से युक्त हो, अर्थात वो कौन कौन से पदार्थों में से एक हो। कहीं आपको मिश्रण में अगर क्या दिखे भाई, नौसादर NH4Cl, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन और ठीक है बेंजोइक एसिड, इन 5-6 जो पदार्थ मैंने अभी आपको बताए इनमें से कोई एक पदार्थ अगर आपको दिखे और आप पढ़ें तो परीक्षा में आसानी से टिक कौन सा लगाना है? ऊर्ध्वपातज विधि का। ठीक है, तो इस विधि के ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करते समय जिनमें एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ हो, ऐसे मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपाती पदार्थ क्या हो जाते हैं भाई? वाष्प बन जाते हैं। फिर से ठंडा करके उन्हें ठोस ग्रहण कर लिया जाता है। भाई ऊर्ध्वपातज पदार्थों की विशेषता क्या है कि वो ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं वो गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, और अगर ठंडा करें तो पुनः गैसीय अवस्था से सीधे बिना द्रव में बदले ठोस अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात वो स्किप कर जाते हैं द्रव अवस्था को। ठीक है, और मैंने अभी इनके नाम तो बता ही दिए थे आपको, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं हम? नौसादर। ध्यान रखना भाई, NH4Cl इसको ही क्या बोलते हैं? नौसादर बोलते हैं। एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड, ठीक है, आदि पदार्थ इस विधि से शुद्ध किए जाते हैं। अब उदाहरण के रूप में मैंने यहां क्या ले लिया भाई? देखिए मेरे पास 2 पदार्थ हैं, ठीक है, एक नमक और नौसादर, और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में से थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर, इसमें से नौसादर में से और नमक से लेकर एक जो चाइना डिश आप जो देख रहे हैं या प्याली आप देख रहे हैं उसमें इन दोनों को मिला दिया है, अर्थात ये किसका मिक्सचर है भाई? नमक और नौसादर का मिश्रण हमारे पास है। अब इन दोनों को मुझे पृथक पृथक करना है, तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि नौसादर और नौसादर क्या है? ऊर्ध्वपातज गुण दिखाता है, इसलिए इसका शुद्धिकरण या पृथक्करण हम ऊर्ध्वपातन विधि से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई इस प्याली के ऊपर एक कीप उल्टा, ठीक है, उल्टा कीप रख देंगे भाई, और उस कीप के ऊपर, ये कीप है भाई, ग्लास कीप, ग्लास कीप, ठीक है, उल्टा रख देंगे, और इसके ऊपर एक कॉटन या जिसको बोले रुई, रुई इसमें यहां लगा देंगे, जिससे वो वाष्प है वो इससे निकल ना जाए। ठीक है भाई, अब देखिए आगे चलें। अब हम क्या करते हैं, इस प्याली को एक बर्नर के ऊपर रख रहे हैं भाई, इस तरह से, ये बर्नर है भाई, और इस बर्नर, ठीक है, से इसको हम गर्म करते हैं। ध्यान रखना भाई, इसमें जो ये 3 तिपाई सी आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्राइपॉड या स्टैंड बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा भाई? इस प्याली के अंदर क्या रखा हुआ है? नमक और नौसादर रखा हुआ है, तो नमक तो बहुत ज्यादा गर्म करने पर ही वाष्प अवस्था में आएगा, क्योंकि उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा है नमक का। लेकिन नौसादर कम तापक्रम पर ही सीधे कहां बन जाता है? गैस अवस्था में आता है। देखिए आप देख रहे हैं इसमें हल्की हल्की गैसें यहां एकत्रित होने लग रही है भाई, यहां देखिए, और दूसरी स्लाइड में और आपको अच्छा दिख जाएगा। देखिए यहां आपको दिख रहा होगा कि इस जगह देखिए, इस कीप के इन कोनों को देखिए ध्यान से, इन पर NH4Cl की वाष्प जमा हो रही है। ठीक है, और ये NH4Cl जब पूरा वाष्पीकृत हो जाए, अब देखिए इसमें, देखिए इसमें बिल्कुल आपको ढंग से दिख रहा होगा कि NH4Cl ढेर सारा यहां जमा हो गया है इस कीप के कोनों पर। ठीक है भाई, जब ये वाष्प
पूरी तरह से वाष्पीकृत होना बंद हो जाए, अर्थात इसमें से वाष्प उठना बंद हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, इस कीप को, जो उल्टा जो कीप रखा हुआ है, इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने पर ये जो वाष्प है वो ठोस NH4Cl में बदल जाएगी, ठोस नौसादर में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो नौसादर कहां जमा हो जाएगा, इस कीप पर, और नमक कहां रह जाएगा, इस प्याली में, नमक यहां रह जाएगा। तो इस तरह से नमक और नौसादर को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आई बात समझ में, आसान है ना भाई। तो कैसे याद रखेंगे, इन 5-6 जो पदार्थ हैं, कौन से भाई, आयोडीन, कपूर, नौसादर, बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन। ठीक है, और अगर ये मिले तो आपको टिक का लगाना है सब्लिमेशन मेथड, ऊर्ध्वपातन विधि पर। ठीक है, अब अगला अवसादन कहें, तलछटीकरण कहें, इंग्लिश में सेडिमेंटेशन। ठीक है, नाम अच्छा लग रहा है ना, सेंड जैसा आपको फीलिंग दे रहा है कि इसका मतलब इसमें धूल की कोई बात होगी। तो देखिए, किसी तरल में उपस्थित ठोस के कणों का तल में आकर बैठ जाना अवसादन या तलछटीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया निलंबित कणों पर लगने वाले गुरुत्व बल या अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। भूविज्ञान में अवसादन को अपरदन की विपरीत क्रिया माना जाता है। बात कुछ आया समझ में? तो देखिए भाई, आप एक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी बगीचे की मिट्टी लेकर उसको एक ग्लास में घोलिए, ठीक है, और घोलकर उस ग्लास को कुछ समय के लिए रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो धूल के जो कण हैं वो ग्लास के पेंदे में एकत्रित होने लग जाते हैं, और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भाई, सेडिमेंटेशन कहलाती है। तलछटीकरण या अवसादन की प्रक्रिया कहलाती है। अपरदन में तो क्या है, देख ध्यान रखें, अपरदन मैंने एक लाइन लिखी है इसमें कि अवसादन को अपरदन की विपरीत प्रक्रिया माना जाता है। अपरदन किस बोलते हैं कि किसी स्थान की मिट्टी बहकर हवा के कारण या जल के कारण दूसरे स्थान पर चली जाए, दूसरी जगह एकत्रित हो जाए जाकर, तो वो कहलाती है अपरदन की क्रिया। और यहां मिट्टी जमा हो रही है उसी जगह, ठीक है, तो ये क्या है, अवसादन कहलाता है, तलछटीकरण। अब ये क्यों होता है भाई, देखिए पानी के कण होते हैं हल्के, और उन पर भाई हम जानते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक कण को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो जो धूल के भारी कण हैं उन पर जो गुरुत्व बल लगता है नीचे की ओर वो अधिक लगता है। इस गुरुत्व बल के कारण ही धूल के जो भारी कण हैं वो पेंदे में जमा हो जाते हैं, जबकि पानी ऊपर रह जाता है। ठीक है, अब इसी को और समझ लेते हैं। इसे गुरुत्वीय निलंबन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ध्यान रखना भाई, इसको किस नाम से और जानते हैं, गुरुत्वीय निलंबन के नाम से भी इसको जानते हैं। यह विधि ऐसे पदार्थों को शुद्ध करने में प्रयुक्त होती है जिसमें एक घटक द्रव, ध्यान रखना भाई, ये इसी तरह से प्रश्न आते हैं, जिसमें एक घटक द्रव तथा दूसरा अवलेय ठोस हो। एक घटक तो द्रव होना चाहिए, दूसरा अवलेय उस द्रव में, ठीक है, सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, अविलेय होना चाहिए, तथा वह घटक जो अविलेय है, ध्यान रखना, वह द्रव से भारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे पानी में हम कैल्शियम कार्बोनेट घोल दें तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अविलेय है और कुछ समय पश्चात वो पात्र के पेंदे में जमा हो जाएगा, तो उसका तलछट बन जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण और इसमें दिया है, धूल का जल में विक्षेपण। अब इसको अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करेंगे या कैसे समझेंगे भाई, द पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड, अर्थात जो निलंबित अवस्था में है द्रव में कण, वो कैसे होते हैं, भारी होते हैं, हेवियर हैं, किसकी तुलना में, देन दिस वन, अर्थात जो सॉल्वेंट है, विलायक है, ठीक है, उसकी तुलना में उसके कण भारी हैं, सॉल्यूट के, ठीक है, जो उसमें घुल रहा है विलेय है और भारी है, तब क्या होगा, उस पर अधिक आकर्षण बल लगेगा, आर मोर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल से ज्यादा आकर्षित होंगे। देयरफॉर इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय पश्चात, ठीक है, इसमें ये समय साध्य प्रक्रिया है, तो कुछ समय पश्चात परसिपिटेट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो पात्र है उसके पेंदे में कुछ समय पश्चात वो जमा हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है भाई,
अब जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक ग्लास है भाई, इसमें मडी वाटर, ठीक है, कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है, जिसमें धूल के कण आपको इस पानी के साथ दिखाई दे रहे होंगे, ये धूल के कण है। और अब कुछ समय के पश्चात हम देखेंगे, अर्थात इस पात्र को अगर बिल्कुल स्थिर अवस्था में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद आप देख रहे हैं कि पानी निथर कर ऊपर आ जाता है। ये साफ पानी है भाई, बिल्कुल शुद्ध तो इसको नहीं कह सकते। और जो सेडिमेंट है, अर्थात जो धूल के कण है, वो पेंदे में है, ठीक है, ये धूल के कण है, जिसको क्या कहा जाता है, सेडिमेंट, ठीक है। तो आपके समझ में आएगी ना अपसादन या सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं भाई, देखिए यहां हमने बिल्कुल ताजा सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे धूल के कण मिले हुए हैं। कुछ समय पश्चात इसमें देखिए दूसरे पात्र में कि कुछ समय बाद ही क्या हो जाता है, देखिए कि वो नीचे की ओर गति करना, पात्र के पेंदे की तरफ गति करना प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए यहां और ज्यादा गति करके नीचे आ गए। और चौथी इसमें देख रहे हैं कि सारे कण लगभग आ गए, पात्र के पेंदे में आ गए। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये क्रिया तो कहलाएगी सेडिमेंटेशन, ठीक है भाई, अवसादन की क्रिया कहलाएगी, सेडिमेंटेशन अवसादन की क्रिया कहलाएगी। अगर हम क्या करें कि इस पात्र को ज्यादा हिलाए बिना और बहुत हल्के से निथार कर अलग कर लें भाई, ऊपर का जो द्रव है, जो साफ द्रव आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम दूसरे पात्र में अलग कर लें, तो यह प्रक्रिया कहलाती है निस्तारण। देखिए बहुत कम अंतर है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। तो अवसादन और निस्तारण में बहुत मामूली सा अंतर है, निस्तारण बिना अवसादन के संभव नहीं है, ध्यान रखना। गुरुत्व के कारण अब उनका नीचे के पेंदे में बैठ जाना, वो क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। जबकि उनको निथार कर किसी दूसरे पात्र में एकत्रित करना डिकेंटेशन या निस्तारण कहलाता है भाई। एक और उदाहरण आप देख रहे हैं इसमें, एक उदाहरण क्या है, एक चित्र और आप देख रहे हैं इसमें, देखिए कि दो ग्लास आप देख रहे हैं। तो पहले ग्लास में या बीकर में आप क्या देख रहे हैं कि सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, उसमें धूल के कण पेंदे में यहां जमा हो गए, तो ये सेडिमेंट या सैंड नीचे जमा हो गई है, जबकि जो द्रव है वो ऊपर है भाई, ठीक है। अब इस द्रव को बहुत सावधानी के साथ सहायता से मैं ये ग्लास रॉड लेता हूं, और यही जो ग्लास है भाई, यही बीकर, यहां मैं इसको बिल्कुल औंधा करके इसको धीरे 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 और एक दूसरे बीकर में या दूसरे ग्लास में, इसको, ये दूसरा बीकर है भाई, ये पहला था, इसमें इसको लिक्विड को एकत्रित या इस द्रव को एकत्रित कर रहा हूं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकेंटेशन या निस्तारण कहलाती है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आई है तो चलिए एक स्लाइड और आप देख लीजिए। देखिए यहां सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ध्यान रखना अब तक तो हमने क्या बात की थी, देखिए हस्त चयन विधि, निष्पावन, थ्रेसिंग, जो भी हमने पढ़ी थी, और उसमें ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ये सब विधियां क्या थी, सॉलिड से सॉलिड, अर्थात मिक्सचर के रूप में दो सॉलिड थे, या इसमें आपने छलनी भी आपने पढ़ी थी, उन सब में सॉलिड से सॉलिड को हम पृथक्करण कर रहे थे। लेकिन फिल्ट्रेशन में, सॉरी फिल्ट्रेशन अभी नहीं आया, इसके बाद आएगा, इस सेडिमेंटेशन या और डिकेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड में से हम सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग कर रहे हैं भाई। अब देखिए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, जिसमें धूल के कण इस लिक्विड में मिले हुए हैं, और कुछ समय पश्चात सॉलिड सेटल्स डाउन, अर्थात जो ठोस के कण हैं वो पेंदे में यहां एकत्रित हो गए, और लिक्विड अबव, ठीक है, और जो द्रव है वो कहां, ऊपर आ गया है भाई। और इसको मैं बहुत सावधानी से निथार रहा हूं, अलग कर रहा हूं, है ना, सॉलिड पेंदे में रह गया है, और पूरा जो द्रव है ऊपर से, ये जो द्रव था वो मैंने इस अलग से एकत्रित कर लिया है। तो इस ग्लास में केवल क्या रह गया है, वो द्रव रह गया है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिकेंटेशन
निस्तारण। ठीक है, तो अब आइए इनको थोड़ा सा और हिंदी में ढंग से समझ लेते हैं। अवसादन में क्या था, किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे मटमैले पानी में मिट्टी और रेत, ठीक है, होती है। मिट्टी और रेत जल में अविलय होते हैं, इसलिए इनके कण कुछ देर बाद तल में बैठ जाते हैं। निस्तारण क्या है भाई, इस विधि का इस्तेमाल अवसादन के बाद होता है। निस्तारण डिकेंटेशन की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना, मतलब उसमें ज्यादा हिलाएंगे नहीं उसको, ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। तो आप देखिए, जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे आगे भी ये पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आपको नोट्स भी देने होते हैं। अब नोट्स बनाने की बजाय मैंने इसी में इनको स्लाइड के रूप में आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आप आसानी से कहीं भी वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें भाई। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन। अब देखिए हिंदी थोड़ी कठिन होती है कभी कभी। फिल्ट्रेशन की कुछ किताबों में हिंदी निस्यंदन लिखी हुई है और कहीं निस्पंदन लिखा हुआ है, तो आप देख लेना भाई। तो अब पहले बात करते हैं हम कि ये निस्पंदन या निस्यंदन या फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो देखिए, इफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, यदि कोई पदार्थ किसी विलयन में नहीं घुलता है, सॉरी किसी विलायक में नहीं घुलता है। विलयन तो तभी बनता है जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुल जाता है, ठीक है। तो यदि कोई पदार्थ किसी विलायक में नहीं घुलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अघुलनशील, इनसॉल्युबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल, ठीक है। रेत नहीं घुलती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय। अब फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन इज ए मेथड फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। किसी द्रव से इस अमिश्रणीय द्रव, सॉरी ठोस को, किसी द्रव से इस अमिश्रणीय ठोस को पृथक करने की प्रक्रिया ही फिल्ट्रेशन कहलाती है। जो किसकी सहायता से किया जाता है भाई, वो आगे मैं बताऊंगा। द सैंड स्टेज बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर। इस प्रक्रिया में जो रेत है या अमिश्रणीय द्रव है वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है भाई। वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। पानी या जो विलायक है वो फिल्टर पेपर से नीचे आ जाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट, छनित्र कहलाता है, ठीक है। अब चलिए इसको हिंदी में आप देख लीजिए कि निस्तारण के बाद भी, देखिए निस्तारण में आपने देखा ना कि सेडिमेंटेशन के बाद उसको धीरे से हम निथार लेते थे, लेकिन निस्तारण में आपने देखा था कि पानी या जो द्रव है वो पूरी तरह से साफ नहीं होता था, उसमें हल्के कोलाइडी कण, बहुत छोटे छोटे कण रह जाते थे, अतः पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं हो पाता था। इसलिए निस्तारण के बाद भी द्रव में कुछ महीन कण रह जाते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक फिल्टर के ऊपर डाला जाता है, ठीक है। द्रव फिल्टर से आगे निकल जाता है और ठोस कण फिल्टर में रह जाते हैं, और यही क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन। अब देखिए भाई, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बीकर मैंने लिया है और बीकर में एक फनल लगाया है मैंने, ये कीप लगाया हुआ है, ठीक है भाई। ये जो कीप है भाई, और कीप में अंदर जो आपको ये दिख रहा है, जो ये इस तरह से जो आकृति दिख रही है ना, इस तरह से ये, ठीक है भाई, ये जो आकृति दिखी हुई है ये क्या है, फिल्टर है भाई। ये मैंने लगा दिया है और फिर इसमें जो अमिश्रणीय ठोस किसी द्रव में घुला हुआ है या उसको डाला है, तो आप देख रहे हैं कि जो ठोस है, अमिश्रणीय जो ठोस है, उसके जो कण है, बारीक जो कण है, वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, और जो द्रव है वो नीचे आ जाता है। जो द्रव बचता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है भाई। और
देखिए पात्र के पेंदे में भी कुछ रह जाते हैं और फिल्टर पेपर भी सॉलिड, ठीक है, बच जाता है। अब देखिए भाई एग्जाम्पल्स ऑफ फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई। तो देखिए सबसे बड़ा तो ये कि घर में जब हम चाय या कॉफी पीते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉफी या चाय की पत्ती जो द्रव में डूबी होती है, दूध के साथ मिली हुई है, पानी के साथ मिली हुई है, तो उसको छानना पड़ता है या हम डिप करते हैं, ठीक है, छानना पड़ता है ना। तो चलनी भी क्या है, फिल्टर है, ठीक है, चलनी जिससे हम चाय या कॉफी को छानते हैं वो भी क्या है, फिल्टर है। और देखिए किडनीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल फिल्टर, हमारे शरीर में जो जैविक फिल्टर है किडनी, वो क्या करता है भाई, हम कितने पदार्थों को खाते हैं और पीते हैं, ठीक है, उन सब का अनेक जैव रसायनों के आधार पर और अन्य एंजाइमों के द्वारा प्रक्रियाएं होती हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उन सबको छान के अलग करता है और केवल वेस्टेज जो व्यर्थ के जो पदार्थ हैं मूत्र के रूप में वो बाहर निकाल देता है। तो सबसे बड़ा फिल्टर है जो बायोलॉजिकल फिल्टर है वो हमारे अंदर मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है भाई। ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमरस एसेंशियल मॉलिक्यूल्स आर रिजॉर्व बैक इनटू द ब्लड, ठीक है भाई, और वो अवशोषित कर लेता है जितने भी उपयोगी जो पदार्थ बनते हैं ब्लड के साथ उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा एयर कंडीशनर्स एंड मैनी वैक्यूम क्लीनर्स यूज हेपा फिल्टर्स टू रिमूव डस्ट एंड पोलन फ्रॉम द एयर, मतलब हमारी हवा को शुद्ध करने के लिए, पॉल्यूटेड एयर को शुद्ध करने के लिए आजकल अनेकों साधन चल गए हैं, ठीक है भाई। एयर कंडीशन भी उनमें से मुख्य हैं, वैक्यूम क्लीनर भी इसमें आ रहे हैं जो भी फिल्टर करते हैं। इसी तरह मैनी एक्वेरियम्स आर फिल्टर्स कंटेनिंग फाइबर्स एंड कैप्चर्स पार्टिकुलेट, एक्वेरियम में भी आपने देखा होगा। बेल्ट फिल्टर्स रिकवर प्रीसियस मेटल्स ड्यूरिंग माइनिंग, जब खनन की प्रक्रिया होती है तो कुछ बेल्ट ऐसी बनी हुई होती हैं जो फिल्टर का कार्य करती हैं, अर्थात उन ठोस जो धात्विक कण हैं उनको वो अपने अंदर चिपका के ले आती हैं, जबकि धूल मिट्टी को वो नीचे ही छोड़ आती हैं, तो वो एज ए फिल्टर कार्य करती हैं भाई। वाटर, और घरों में देखिए शुद्ध पानी पीने के लिए आपके घरों में जो आरओ लगे हुए हैं वो भी एक फिल्टर है भाई, ठीक है। तो ये सब फिल्ट्रेशन के उदाहरण आपने देखे भाई। अब चलते हैं, ध्यान से पढ़ना इन लाइनों को। इस विधि का प्रयोग दो घटकों वाले मिश्रण के लिए होता है, जिनमें से एक किसी विशिष्ट विलायक में विलयशील होता है जबकि दूसरा विलय नहीं होता है। कभी कभी इस फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया का प्रयोग हम अलग ढंग से भी करते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि दो पदार्थों का मिक्सचर हमारे पास है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्सचर हमारे पदार्थ है, तो हम क्या करेंगे, एक विशिष्ट विलायक चुनेंगे जिसमें से कोई उनमें से एक पदार्थ विलय हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में नीचे यहाँ दिया गया है कि हमारे पास अगर नमक और काली मिर्च का मिश्रण दिया हुआ हो तो हम नमक और काली मिर्च को कैसे अलग करेंगे भाई, कि नमक और काली मिर्च को हम क्या है, पानी में घोल लेंगे, तो काली मिर्च तो पानी में घुलेगी नहीं, नमक घुल जाएगा, और जब नमक घुल जाएगा तो हम उसको छान लेंगे, तो नमक का जो विलयन है वो पात्र में चला जाएगा, जबकि इलायची या काली जो मिर्च है वो ऊपर रह जाएगी। तो फिल्टर के ऊपर काली मिर्च रह जाएगी और नीचे नमक का विलयन चला जाएगा। आप कहें साहब हम तो पानी से नमक को भी अलग करना चाह रहे हैं, तो आप उस पानी को वाष्पित कर दीजिए, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, नमक भी रह जाएगा। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। आप देखिए रेत और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। आप देखिए रेत और सल्फर डाइऑक्साइड, रेत और सल्फर है आपके पास, हमारे पास रेत और सल्फर का मिक्सचर है, तो अब इसको कैसे अलग करें भाई। अब जानते हैं कि रेत और सल्फर गंधक दोनों ही पानी में अविलय हैं, तो पानी तो विलायक के रूप में प्रयोग कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें, ऐसा कोई उपयुक्त विलायक ढूंढिए जिसमें या तो रेत या सल्फर विलय हो। तो सल्फर विलय किस में होती है, कार्बन डाई सल्फाइड में। ध्यान रखने भाई, सल्फर किस में विलय होती है, कार्बन डाई सल्फाइड में। तो अब विलायक के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड का। तो रेत और सल्फर का जो मिश्रण है उसको कार्बन डाई सल्फाइड में हम घोल लेंगे और उसको फिल्टर से छान लेंगे। रेत फिल्टर के ऊपर रह जाएगी, गंधक या सल्फर कहां जाएगी, नीचे, और फिर उस विलयन को अगर हम वाष्पित कर दें तो कार्बन डाई सल्फाइड वाष्पित हो जाएगी
और गंधक बच जाएगी। इस तरह से रेत और गंधक भी हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह एक और अगर मिश्रण हमारे पास है, कांच का पाउडर हो और शक्कर का मिश्रण, ठीक है, मतलब किसी मिश्रण में कांच हो और शक्कर हो, तो उसको अलग कैसे करेंगे भाई? पानी विलायक के रूप में प्रयुक्त कीजिए, पानी के साथ शक्कर घुल जाएगी, फिल्टर कर दीजिए, फिल्टर के ऊपर कांच के कण रह जाएंगे, शक्कर का विलयन नीचे चला जाएगा, पानी को वाष्पित कर दीजिए, शक्कर बच जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान रखें भाई कि फिल्टर पेपर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, फिल्टर पेपर का प्रयोग मैंने इसमें यहां बता दिया है कि इस तरह से एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको पहले फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड इस तरह से करेंगे अगला कि उसको एक शंकु आकार या शंकु के आकार में हम रख देंगे, क्योंकि जो हमारा कीप है वो शंकु आकार होता है। तो देखिए, फिर मैंने शंकु आकार इसमें दे दिया है और फिर अब यहां देख रहे हैं आप इस कीप में, और बिल्कुल वो शंक्वाकार है ही भाई इस तरह से, और इस फिल्टर पेपर को लगा दिया है। और अब जो भी हमें छानना हो उसको हम छान रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिल्टर पेपर को लगाना आप पर आना चाहिए कीप में। आप देखिए, एक यहां आप देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड एक ग्लास है, उसमें मिक्सचर है हमारे पास पानी का और रेत का। यहां मैंने फिल्टर पेपर लगा दिया है कीप में और उसको छाना जा रहा है। तो देखिए, पानी तो नीचे आ रहा है भाई, यहां पानी आ रहा है और जो धूल के कण है वो यहां रह गए। तो देखिए, जितने भी अवशेष या अवक्षेप के रूप में वो धूल के कण तो यहां आ गए और पानी यहां नीचे एकत्रित हो गया। तो आशा है फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक नई विधि, अपकेंद्रण, जो बहुत जरूरी है आपको समझना। देखिए, अपकेंद्रण है क्या, पहले समझ लीजिए। अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में आपको समझ में आना चाहिए। फिर सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए सब, ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है, ये विधि है अपकेंद्रण विधि, इसका प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो आप देखिए कि सेडिमेंटेशन से स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत भारी कण है, मोटे मोटे कण है, तो हम आसानी से सेडिमेंटेशन की क्रिया द्वारा उनको अलग कर सकते हैं। अर्थात पानी में अगर धूल मिट्टी के बड़े बड़े कण मिले हुए हैं तो उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, वो तलछट के रूप में नीचे जमा हो जाएंगे पात्र के पेंदे में, ऊपर से द्रव को अलग कर लीजिए। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि बहुत बारीक कण उसमें द्रव में रह जाते हैं, तो उनको हम फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन यहां भी समस्या होती है, कभी कभी इतने सूक्ष्म कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी नहीं छनते हैं। क्यों? फिल्टर पेपर देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर की संरचना बना के देखिए, जैसे ये है भाई, मैं बना रहा हूं फिल्टर पेपर, इस तरह से होता है। ये फिल्टर पेपर की संरचना होती है ना, बिल्कुल कपड़े की तरह जैसे बुनते हैं ना, इस तरह से। अब जैसे इसमें हमने द्रव डाला है ना, तो द्रव तो इससे नीचे निकल जाएगा, लेकिन जो अघुलनशील पदार्थ था उसके जो बाहरी कण है वो ऊपर रह जाते हैं, इस तरह से इन जाली में अटके हुए रह जाते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि यदि फिल्टर पेपर से पानी के साथ साथ वो सूक्ष्म कण, कोलाइडी कण, कणों का आकार बहुत छोटा हो, नैनो आकार का हो, और वो नीचे चला जाए, तब क्या करें। सेडिमेंटेशन से भी आप अलग नहीं कर पाएंगे, फिल्ट्रेशन से भी आप अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे भाई? अपकेंद्रण विधि का। ध्यान रखना, किस विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब विलयन में भाई ऐसे सूक्ष्म कण मौजूद हो, कोलाइडी कण मौजूद हो, जो फिल्ट्रेशन से नहीं रुके। अर्थात फिल्ट्रेशन जब उसका हम कर रहे हैं, निश्चिंदन हम कर रहे हैं, वो द्रव के साथ ही नीचे निकल जाते हैं। ठीक है, तब हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्रण विधि अब है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए भाई, जब किसी वस्तु को हम वृत्ताकार मार्ग में घुमाते हैं, तो देखिए आप घुमाइए इस तरह से, मैं चित्र बना देता हूं। जैसे किसी वस्तु को हम वृत्ताकार मार्ग में इस तरह से घुमाते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, एक तौलिया या साफी में एक पत्थर का टुकड़ा बांधिए और उसको वृत्ताकार मार्ग में इस तरह से यूं घुमाइए, इस तरह से घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि
उस पत्थर पर एक बाहर की तरफ बल, जैसे ये इस तरह से घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग में, इस स्क्रीन की तरफ देखिए, तो इस पर बाहर की तरफ, हर जगह बाहर की तरफ रेडियल या त्रिज्यीय रूप में, ठीक है, वो बाहर की तरफ एक बल लग रहा है। उस बल को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। अब आप कहेंगे सर अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अरे किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए अंदर की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं अवकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ जो बल लगता है, ध्यान रखना, किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? अवकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जब वृत्ताकार मार्ग में जब किसी वस्तु को घुमाया जाता है तो बाहर की तरफ, बाहरी कणों पर बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? अब देखिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप कल्पना कीजिए एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं कि आप कैल्शियम कार्बोनेट या चौक का पाउडर लीजिए और उसको पानी में घोल लीजिए और टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसको वृत्ताकार मार्ग से तेजी से घुमाइए, बहुत तेजी से घुमाइए, तो क्या होगा? जो कैल्शियम कार्बोनेट या चौक के जो कण है उन पर बाहर की तरफ एक बल लगेगा। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए, इसको जब तेजी से घुमाया जाएगा तो बाहर की तरफ एक बल लगेगा। और बल किस पर ज्यादा लगेगा भाई? जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो पानी से द्रव्यमान किसका ज्यादा है? कैल्शियम कार्बोनेट के कणों का। तो वो कहां जाएंगे? टेस्ट ट्यूब के पैदे की ओर, बाहर की ओर गति करेंगे, जबकि पानी ऊपर आ जाएगा। अब ये हाथों से तो भाई संभव है नहीं, तो इसके लिए एक विशेष मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, और इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, ये निश्चित है भाई। तो देखिए इसको आप पढ़ लें थोड़ा। यदि किसी वस्तु को गोल घुमाया जाए तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है जो उसे बाहर की ओर फेंकता है। इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। किसी पत्थर या बाहरी वस्तु को एक रस्सी से बांधकर गोल घुमाने की गतिविधि करके अपकेंद्रीय बल समझाया जा सकता है। अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को अपकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, इस अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करके और कणों को हम अलग करें तो यही कहलाता है अपकेंद्रण। ठीक है, अब देखिए दी सेंट्रीफ्यूज वर्क यूजिंग द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल। भाई इसमें भी जो सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल ही है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न आ सकता है कि अपकेंद्रण में कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? निस्तारण सिद्धांत का। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं। वेयर द सेंट्रीपिटल एक्लीरेशन कॉजेज डेंस सब्सटेंसेज टू मूव आउटवर्ड। जो भारी कण होंगे उन पर बाहर की तरफ एक बल लगेगा इन द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट दैट आर लेस डेंस, जो कम गुरुत्व बल वाले हैं, कम भारी हैं, वो डिस्प्लेस्ड एंड मूव द सेंटर। ठीक है, वो केंद्र की तरफ जाएंगे, अर्थात बाहर की तरफ ऊपर तैर जाएंगे। अब इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं भाई? आपने कभी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें को पढ़ेंगे हम, तो उससे पहले आपको बता देता हूं कि आपने कभी ब्लड की जांच कराई होगी तो ब्लड का सीरम निकाला जाता है। हमारा रक्त एक कोलाइडी बिलियन है, ध्यान से समझ लीजिए। इस रक्त के साथ साथ आपको केवल जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, इसमें प्लाज्मा के अलावा आपको हीमोग्लोबिन के कण, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ना जाने कितने प्रकार के कण इसमें मौजूद हैं। तो अब उसको टेस्ट करने के लिए आपको, जैसे टाइफाइड का भी हो जाता है तो बिडाल टेस्ट कराते हैं, तो उसमें भी सीरम निकालना पड़ता है। ठीक है, आपका मलेरिया की जब जांच करते हैं उसमें भी सीरम निकालना पड़ता है। तो क्या करते हैं, इस रक्त को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर एक मशीन में तेजी से वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। ठीक है, इसका वीडियो में जरूर आपको अलग से लाके, या तो अगर आजकल में मेरे को सहूलियत हुई तो मैं इसी वीडियो के साथ उसको संलग्न कर दूंगा, नहीं तो अलग से इसको आपको जरूर दिखाऊंगा। तो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख के उसको तेजी से घुमाया जाता है। तो जो रक्त के कण है, हीमो, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो सब नीचे जमा हो जाते हैं और प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, द्रव अवस्था, जो द्रव रूप होता है रक्त का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो ऊपर आ जाता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, तो यहां प्रयोग करते हैं। इसी तरह मूत्र की जब हम जांच करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। बहुत से टेस्टों में, चिकित्सा विज्ञान में तो इसका अपकेंद्रीय विधि का बहुत प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पढ़ लीजिए आप। अपकेंद्रित
के अनेक औद्योगिक उपयोग हैं। इससे विभिन्न वस्तुओं का पृथक्करण ही नहीं वरन कपड़ों को सुखाने जैसे कार्य भी किए जाते हैं। आपकी जो वॉशिंग मशीन है ना, कपड़ों को जब सुखाते हैं आप ड्रायर में उसको डालते हैं तो उसमें भी वो तेजी से घूमती है। और आप देखिए तेजी से घूमने से क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं ना उनमें जो उपस्थित पानी है उनमें बाहर की तरफ बल लगेगा और जो ड्रायर में डाले गए, ठीक है, उसमें छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से वो पानी, जब पानी पर बाहर की तरफ बल लगेगा तो पानी बाहर निकल जाता है और कपड़ा आपका सूख जाता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर कौन कार्य करती है? वॉशिंग मशीन भी, जो कपड़ों को सुखाती है। अपकेंद्रण बल के उपयोग से पिघली हुई धातुओं से विभिन्न मोटाई के पाइपों एवं नलियों का निर्माण होता है भाई। नंबर 2, अपकेंद्रित का उपयोग कहां करते हैं? चीनी के कारखानों में चीनी के क्रिस्टलों से जल को दूर करने में। ठीक है, अमोनिया सल्फेट जो उर्वरक है, ठीक है भाई, डीएपी होता है उसमें अमोनियम सल्फेट आता है, डीएपी जो, ठीक है, उसमें उर्वरक जो होता है उसके निर्माण में जल की अवांछित मात्रा इसी विधि से निकाली जाती है। जो उसमें जल के ज्यादा क्रिस्टल मिल जाते हैं उनको भी अपकेंद्रीय विधि से अलग किया जाता है। दूध से मक्खन अपकेंद्रित से ही पृथक किया जाता है भाई। जो ब्लेडन की क्रिया है वो भी तो यही है भाई, वृत्ताकार मार्ग में इस तरह से घुमाया जाता है इसको, है ना। और आजकल औद्योगिक कारखानों में निरंतर प्रभाव वाले अपकेंद्रितों का प्रयोग इसमें किया जा रहा है भाई, जिनसे पृथक्करण सतत रूप से चलता रहता है। जैव विज्ञान एवं रसायन की प्रयोगशालाओं में अपकेंद्रित एक अनिवार्य उपकरण बन गया है भाई। मैंने बताया था मेडिकल क्षेत्र में तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रयोग हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आपके विषाणु हो या अन्य जीवाणु हो उनको पृथक करना इसी विधि के द्वारा संभव हो पाया है। रासायनिक विश्लेषण में भी अति तीव्र घूर्णन वाले अपकेंद्रित आजकल आ गए हैं मार्केट में भाई। और ऐसे ऐसे सेंट्रीफ्यूज मशीन आ गए जो 70,000 आरपीएम राउंड पर मिनट की गति से घूम सकते हैं। ठीक है भाई। और जो सामान्य आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं या लैब हैं, उनमें जो सामान्यतः 8 से 10,000 आरपीएम की मशीनें लगी होती हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में अगर आए कि जो अति मतलब कह सकते हैं आधुनिक जो मशीनें, उनकी अधिकतम गति कितनी है? 70,000 आरपीएम राउंड पर मिनट। ठीक है। अब एक अलग और एक आसान विधि का हम जिक्र कर रहे हैं, एवोपोरेशन, बाष्पीकरण। ठीक है भाई। तो देखिए, इस विधि के इस्तेमाल से विलायक से विलेय को अलग किया जाता है। आप इसको ध्यान से समझ लें। बाष्पीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं? विलायक से विलेय को अलग किया जा सकता है। जब विलयन को क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो विलायक का बाष्पीकरण हो जाता है। भाई हम जानते हैं प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट क्वथनांक और गलनांक होता है, सबके अलग अलग होते हैं ज्यादातर के। ठीक है। तो उस क्वथनांक, जैसे पानी का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है, एसीटोन का 56 सेंटीग्रेड है, बेंजीन का 80 सेंटीग्रेड है। तो इतने तापमान पर ये वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। तो जिससे क्या होगा भाई, उसके बाद बर्तन में विलेय बचा रह जाता है और जो विलायक है उसका क्या हो जाता है? बाष्पीकरण। तो ध्यान रखना भाई, बाष्पीकरण विधि में विलायक से विलेय को पृथक किया जा सकता है। इस विधि से हम नमक को जल से अलग कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो जो समुद्री जल है उससे नमक बनाने के लिए बाष्पीकरण का प्रयोग ही करते हैं कि भाई अब समुद्री जल में आप ये कहेंगे साहब उसमें तो बहुत खनिज पदार्थ मिले हुए हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड तो है ही, नमक तो है ही, उसके साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम और न जाने कितने पदार्थों मिश्रण के रूप में मौजूद हैं। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की जो मुख्य विधि है वो क्या है? एवोपोरेशन या वाष्पीकरण है। समुद्री जल को हम क्या करेंगे? वाष्पीकृत करेंगे, या तो हीटर की मदद से करेंगे या फिर ऐसा करते हैं बड़ी बड़ी वो झील नुमा
बनी हुई होती है उनमें पानी को भर दिया जाता है और धूप की तेज रोशनी से पानी वाष्पीकृत होता रहता है और वो अंत में ठोस रूप ले लेता है नमक के रूप में। ठीक है भाई। अब इसको समझने के लिए देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देख लें कि जैसा आप देख रहे हैं कि एक ये ट्राइपॉड लगा हुआ है, इसके नीचे एक बर्नर है और यहाँ एक बीकर में नमक मिश्रित पानी था भाई, उसको देखिए हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या है, पानी तो वाष्प, पानी की जो वाष्प है वो ऊपर जा रही है, पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है और नीचे ये नमक के क्रिस्टल रह जाते हैं भाई, ये साल्ट है जैसा आप देख रहे हैं। वाटर इज एवोपोरेटिंग लीविंग बिहाइंड साल्ट, अर्थात नमक को नीचे छोड़कर पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है। अब देखिए इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो आप स्याही इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी एक मिक्सचर है। ठीक है, स्याही क्या है, एक मिश्रण है, कोलाइडी विलियन है भाई, और कौन सा है, बिस्मांगी मिश्रण है। तो इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। ठीक है, पानी में डाई घुली हुई होती है। इसको हम देखिए प्रश्न दो तरीके स्याही पर प्रश्न दो तरीके से आ सकता है कि स्याही एक मिश्रण है, इसको सिद्ध हम कैसे कर सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, स्याही किसका मिश्रण है भाई, देखिए डाई और पानी का। तो पानी को हम वाष्पीकृत कर दें तो डाई बची रह जाएगी, तो सिद्ध हो गया। लेकिन स्याही अनेक रंगों के घटकों से मिलकर बनी होती है, जैसे काली स्याही उसमें सुनहरी, पीली और नारंगी अनेकों रंग उसमें होते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। उनसे मिलकर बना होता है, उसको सिद्ध कर सकते हैं हम वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि से, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ लेते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण में चर्चा कर रहा हूं कि स्याही मिक्सचर है किसका, डाई और पानी का। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि देखिए भाई एक फ्लास्क है या कहते हैं बीकर, ये बीकर है भाई। इस बीकर के ऊपर एक प्याली रखी हुई है। ठीक है, उस प्याली में मैंने स्याही, जैसे ये नीली स्याही इसमें, ठीक है भाई, ये स्याही है भाई। और अब मैं बर्नर की सहायता से इसको गर्म करूंगा तो वो ऊपर जो डिस्क है ये या डिश है ये भी गर्म होगी, या प्याली है वो गर्म होगी और इससे स्याही भी गर्म होगी, और जो इस स्याही में उपस्थित जल है वो वाष्प बनकर इस तरह से उड़ जाएगा। और अंत में क्या होगा कि यहाँ क्रिस्टल्स बच जाएंगे डाई के। ठीक है, किसके, डाई के क्रिस्टल बच जाएंगे, पानी वाष्प बनकर उड़ गया। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि भाई स्याही इज ए मिक्सचर। ठीक है, इंक इज ए मिक्सचर किसका, डाई प्लस वाटर। आप देखिए भाई, देखिए इस लाइन को आप थोड़ा सा याद रख लेना, ये वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट के रूप में जो होता है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय एवोपोरेशन। इसको ध्यान रखना भाई। सो इट इज ए सॉल्यूट सॉल्वेंट सेपरेशन। ये कौन सा है, वही है सॉल्वेंट विलायक, और सॉल्यूट का है विलेय, सेपरेशन होता है। ठीक है, हियर डाई इज सॉल्यूट। डाई तो क्या है भाई, विलेय है। डाई जो है स्याही में जो डाई है वो क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि स्याही में विलेय कौन है, डाई, और विलायक कौन है, पानी। ठीक, आप देखिए आगे चलिए, थोड़ा सा इस चीज को भी आप समझ लें। मैंने आपकी जानकारी के लिए एक लाइनें रख दी है यहाँ, ऑन एवोपोरेशन ऑफ सी वाटर इन सोलो पूल्स। जब समुद्री जल से नमक बनाते हैं और हल्के तालाबों में उसका वाष्पीकरण किया जाता है समुद्री जल का, तो साल्ट अलोंग विद इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड। तो नमक रह जाता है लेकिन उसमें अनेकों अशुद्धियां मिली रह जाती हैं, जैसा मैंने बताया था ना, अनेकों अशुद्धियां रह जाती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और न जाने कितने धूल, मिट्टी, कंकड़, कितनी अशुद्धियां रह जाती हैं। तो ऐसा नमक क्या फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा। तो फिर इसको शुद्ध करने का जो वास्तविक तरीका है वो ये है। पढ़ने के लिए तो हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस, उसमें बहुत समय लगता है और नमक तो बहुत ज्यादा प्रयोग में होता है पूरे देश में। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम एक्चुअल में जो कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं वो ये है
कि इम्प्योर्ड साल्ट इज टेकन इन ए टैंक, जो अशुद्ध नमक होता है उसको एक टैंक में एकत्रित किया जाता है और उसको सैचुरेट बनाया जाता है, सांद्रित बनाया जाता है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, उसका सांद्र विलयन तैयार। अब देखिए सांद्र विलयन किसको कहेंगे कि किसी पदार्थ का सांद्र विलयन कब कहेंगे, जैसे नमक को हम घोलते जा रहे हैं पानी में, घोलते जाइए और एक ऐसी अवस्था आएगी कि नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा, ये क्या कहलाती है, सांद्र अवस्था। देखिए एक चीज और है, अति सांद्र अवस्था। अति सांद्र अवस्था क्या कहते हैं कि उस विलयन को गर्म कीजिए, गर्म करने से उसमें नमक पुनः घुलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक अवस्था ऐसी आएगी कि गर्म अवस्था में भी उस विलयन में नमक और नहीं घुल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, अति सांद्र अवस्था, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो हम सांद्र विलयन नमक का तैयार कर लेंगे और उसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाष्प के रूप में हम उसमें प्रवाहित करेंगे। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करने से क्या होगा कि क्लोराइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। देखिए क्लोराइड आयंस बीइंग कॉमन टू बोथ, भाई नमक NaCl में भी क्लोराइड आयन है और HCl गैस में भी क्लोराइड आयन है, क्योंकि NaCl का भी जब हम डिकम्पोज करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में, इसी तरह H प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगी, तो क्लोराइड आयन दोनों में उपलब्ध है भाई। इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, इनकी सांद्रता बढ़ेगी, एंड NaCl गेट्स प्रिसिपिटेड विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटेड। इस तरह से जो नमक अवक्षेपित होकर प्राप्त होगा वो अशुद्धियों से रहित होगा। ठीक है भाई, तो आ गया ना समझ में कि जो समुद्री जल से नमक बनाते हैं तो उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, उनको एक पूल में डाला जाता है ना, पूल में जो बनता है उसको फिर उसका सांद्र विलयन तैयार करके उसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे क्लोराइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अब क्लोराइड आयन नमक में भी मौजूद है और HCl गैस में भी मौजूद है, जिससे नमक अवक्षेपित हो जाता है और इस तरह से जो नमक प्राप्त होगा वो पूर्णतः शुद्ध नमक होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी, क्रिस्टलीकरण विधि। तो देखिए पढ़ लीजिए चलिए कि यह पृथक्करण की वह विधि है जिसके द्वारा किसी द्रव में विलय अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलयन से शुद्ध पदार्थ के नियमित ज्यामिति वाले कण प्राप्त किए जाते हैं। पढ़ लिया आपने। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गर्म द्रव में जितना भी अशुद्ध पदार्थ घुल सके घोल लिया जाता है, उसके पश्चात घोल में अघुलनशील पदार्थों को फिल्टर द्वारा छान लिया जाता है। अब संतृप्त गर्म घोल को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। सीधी सी बात क्या है भाई कि मैंने बताया ना वाष्पीकरण से। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे चीनी है, चीनी भी है, नमक है, इनको वाष्पीकरण से आप शुद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वाष्पीकरण की एक लिमिटेशन है। जैसे चीनी की बात करें, चीनी को हम वाष्पीकरण से शुद्ध करेंगे तो चीनी जल जाएगी। इसी तरह नमक है या अन्य पदार्थ हैं, वाष्पीकरण करने से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण हर जगह लागू नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, किसी अशुद्ध पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त की जा सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले तो एक उपयुक्त विलायक लीजिए, मैं बता देता हूं। जैसे आपको कॉपर सल्फेट शुद्ध प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको एक उचित विलायक में घोलिए। अब हम जानते हैं कॉपर सल्फेट के लिए उचित विलायक क्या है, पानी नीलत होता, अर्थात पानी में नीलत होता घुल जाता है, कॉपर सल्फेट घुल जाता है। तो जो हमारे पास अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको पानी में घोलते जाइए, एक सांद्र अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब उसको छान लीजिए तो जो धूल मिट्टी है वो फिल्टर में आ जाएगी और उसका विलयन नीचे प्राप्त हो जाएगा, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब उसको गर्म कीजिए, गर्म करने पर वो सांद्र विलयन उसका प्राप्त हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, क्योंकि पानी वाष्पीकृत उससे हो जाएगा। अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय पश्चात 2 या 3 घंटे बाद हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तैयार हो गए जो 100% प्योर होते हैं। आई ना बात समझ में। चलिए उसको रिपीट और करेंगे, पर पहले आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए क्रिस्टल विधि के द्वारा
अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। ध्यान रखना, ये किसके लिए? अकार्बनिक, जैसे फिटकरी है, नीलत होता है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, किसके लिए? फिटकरी। फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल भी क्रिस्टलन विधि से प्राप्त। फिटकरी कहीं आए, क्रिस्टलन विधि लिखनी है। सोरा KNO3 आए, आपको क्रिस्टलन विधि लिखनी है। कॉपर सल्फेट आ जाए, आपको क्रिस्टलन विधि लिखनी है। फेरस सल्फेट आ जाए, क्रिस्टलन विधि लिखनी है। ये सब क्या है? अकार्बनिक यौगिक हैं। इन अकार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण करने के लिए क्रिस्टलन विधि का प्रयोग करते हैं भाई। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ गर्म किया जाता है। मैंने अभी बताया था ना, सबसे पहले क्या करते हैं? उस अशुद्ध ठोस को किसी उचित विलायक में घोलते हैं और गर्भ अवस्था में ही उस विलयन को फनल द्वारा छाना जाता है। उसको फिल्टर कर लेते हैं, जिससे धूल मिट्टी या अन्य जो अशुद्धियां हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएं। छानने के पश्चात विलयन को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ विलयन से क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है और उसमें उपस्थित अशुद्धियां कहां रह जाएंगी? मात्र द्रव में रह जाएंगी और जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो शुद्ध प्राप्त होंगे। इन क्रिस्टलों को छानकर अलग से सुखा लिया जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। अब देखिए इसके प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो देखिए मैंने यहां इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन स्टेप्स को लिख दिया है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लेना कि सबसे पहले जो भी पदार्थ हमें क्रिस्टलीय रूप में शुद्ध करना है उसको एक उचित विलायक में घोलते हैं। देखिए उचित विलायक वहां लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपर सल्फेट, फिटकरी, सोरा और इनके लिए तो पानी ही उचित विलायक के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे कॉपर सल्फेट को हमें शुद्ध करना है तो कॉपर सल्फेट को पानी में घोलेंगे और उसका सांद्र विलयन हम बना लेंगे भाई। फिर उसको गर्म करेंगे, गर्म करके उसको छान लेंगे। छानने से क्या है? अशुद्धियां हैं जो धूल मिट्टी कंकड़ है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और वो छनित्र के रूप में कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इसको फिर पुनः गर्म करेंगे। सही बात तो ये, उसको पुनः गर्म करेंगे और इसका सांद्र विलयन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट का सांद्र विलयन का मतलब है कि ज्यादातर पानी बाष्प बनकर इससे उड़ जाए। अब जब सांद्र विलयन बनकर तैयार हो जाए, आप कहेंगे सांद्र विलयन की पहचान कैसे करेंगे? कि उस विलयन में जो ग्लास रॉड, कांच की रॉड होती है, उसको डुबो कर देखिए और उसको जैसे चीनी की चाशनी बनने को हम देखते हैं ना, चीनी की चाशनी जैसे चिपचिपाहट उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, उसमें डुबो कर देखेंगे तो क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, अपने आप पता लग जाता है। ठीक है भाई। तो उस अवस्था में फिर क्या करेंगे? उसको अब नीचे उतार कर और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चाहे तो आप उसमें एक धागा भी लटका सकते हैं। धागा लटकाने से क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो जाती है। तो आप देखेंगे 2-3-4 घंटे के बाद कि धागे के चारों ओर जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टलों के रूप में एकत्रित होता है, अर्थात वो क्रिस्टल रूप में प्राप्त हो जाता है कॉपर सल्फेट और वो पूर्णतः शुद्ध होता है। ठीक है भाई। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखिए कहां कहां इसका प्रयोग करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है भाई, समुद्र का जो जल है, ठीक है, उसके प्यूरिफिकेशन में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात जो नमक प्राप्त करते हैं वो अशुद्ध होता है, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग करते हैं, या उस विधि का प्रयोग जो कुछ दिन पहले मैंने बताई थी। सेपरेशन ऑफ एलम क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। इसी तरह मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि फिटकरी को भी उसके अशुद्ध जो सैंपल है या प्रतिदर्श या नमूना है उससे शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलन विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था 4-5 पदार्थ उनको रट लीजिए। कॉपर सल्फेट, नीला तूता जिसको बोलते हैं, फिटकरी जिसको हम एलम बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। ठीक है। फेरस सल्फेट, इन सब के जो नमक है इन सबको हम शुद्ध क्रिस्टलाइजेशन विधि से ही करते हैं, शुद्ध। तो ध्यान रखना, प्रश्न 2 तरीके से आ सकता है कि समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण विधि के द्वारा। लेकिन समुद्री जल को शुद्ध या शुद्ध नमक कैसे प्राप्त करते हैं? समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त करने के क्रिस्टलन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है औषधीय निर्माण में भाई, फार्मास्यूटिकल्स में।
तो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड एज ए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस एंड आइसोलेशन ऑफ को क्रिस्टल्स प्योर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल्ड रिलीज पल्मोनरी ड्रग, ठीक है, एंड सेपरेशन ऑफ चाइरल आइसोमर्स, ठीक है, अनेकों बहुलकों को या अनेक ड्रग्स को, अनेक औषधियों को प्राप्त करने के लिए, उनको अपघटित करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए इस क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। भाई आप देखिए, हाँ एक प्रश्न बहुत पूछ लेते हैं कि क्रिस्टलीकरण विधि साधारण बाष्पीकरण विधि से उत्तम या बेटर क्यों है। तो देखिए, कुछ ठोस विघटित हो जाते, बाष्पीकरण जब हम करते हैं तो कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, ठीक है, उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे चीनी कोई हम ले, वो अपघटित हो जाती है, कार्बन उसका बन जाता है चारकोल, और उसमें ना C12H22O11 ये सूत्र है किसका, चीनी का, तो ये अपघटित हो जाती है कार्बन में, ठीक है, अर्थात झुलस जाती है। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेप पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, बाष्पीकरण में नीचे कुछ अशुद्धियां शेष रह जाती हैं, ठीक है, जो उस ठोस को दूषित कर देती हैं। तो